वेलकम टू द फनल इफेक्ट। जब हम कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं तो हम एक तरह से एक डिजिटल दुनिया बना रहे होते हैं। हाँ, जिसके अपने नियम होते हैं, अपनी एक संरचना होती है। लेकिन असल दुनिया की तरह ये डिजिटल दुनिया भी स्थिर नहीं रहती। सही बात है। इसमें लगातार नई ज़रूरतें आती हैं, नए काम जुड़ते हैं और यहीं पर एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होती है। बिल्कुल। हर नई ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या हमें बार बार उस मूल संरचना की नींव खोदनी पड़ेगी? ऐसा लगता है कि हम एक तरह से फंस गए हैं। हाँ, या तो हम नए फीचर्स बनाना बंद कर दें और स्टैग्नेट हो जाएं, या फिर हर नए अपडेट के साथ पूरे सिस्टम को तोड़ने का जोखिम उठाते रहें। क्या कोई तीसरा रास्ता है? ये सवाल ये सॉफ्टवेयर डिजाइन के दिल में है। और अच्छी बात यह है कि इसका एक तीसरा और बहुत ही शानदार रास्ता मौजूद है। अच्छा। आज हमारी चर्चा ऐसी रास्ते पर है जिसे द विजिटर डिजाइन पैटर्न कहा जाता है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये पैटर्न उस दुविधा से हमें कैसे बाहर निकालता है। ओके। हम देखेंगे कि ये सिर्फ कोड लिखने का एक तरीका नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के बारे में सोचने का एक पूरा नजरिया है। इसे हम दो बहुत ही जमीनी उदाहरणों से समझेंगे, एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम और एक इंटरनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हमारा मिशन ये देखना है कि ये पैटर्न कैसे, क्या यानी हमारे कोर ऑब्जेक्ट्स को कैसे यानी उन पर होने वाले काम से अलग करके हमारे सिस्टम्स को फ्लेक्सिबल और रेजिलिएंट बनाता है। चलिए फिर इस समस्या की तह तक चलते हैं। सबसे पहले उस पारंपरिक तरीके की बात करते हैं जो हमें उस जाल में फंसाता है। हाँ, मान लीजिए हमारे पास एक हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर है जिसमें डॉक्टर और नर्स नाम की क्लासेस हैं। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट को सैलरी कैलकुलेट करने के लिए एक फीचर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? तो हम सीधा क्लास में जाएंगे। हाँ, हम डॉक्टर क्लास में जाएंगे और एक कैलकुलेट सैलरी मेथड जोड़ देंगे, और फिर नर्स क्लास में भी वैसा ही एक मेथड जोड़ देंगे। पहली नजर में ये बिल्कुल सीधा और सरल लगता है। बिल्कुल। और ज्यादातर लोग शुरुआत में ऐसा ही करते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही फिसलन भरी ढलान है। अच्छा। यहाँ सबसे पहली और बड़ी गलती होती है सॉफ्टवेयर डिजाइन के एक बहुत जरूरी सिद्धांत का उल्लंघन, जिसे ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, ओपन क्लोज प्रिंसिपल। हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि आपका कोड विस्तार एक्सटेंशन के लिए खुला होना चाहिए, लेकिन बदलाव मॉडिफिकेशन के लिए बंद। हाँ। यानी आप उसमें नई चीजें जोड़ सकें, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको पहले से बने स्टेबल और टेस्ट किए हुए कोड को बार बार बदलना ना पड़े। अच्छा। जब आप हर नई जरूरत के लिए अपनी कोड डॉक्टर क्लास को खोलकर बदलते हैं, तो आप अनजाने में नई गलतियों और बग्स को दावत दे रहे होते हैं। सकते हैं, पर ऐसा करने के लिए हमें बार बार उसकी नींव नहीं खोदनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। नींव को हाथ मत लगाओ, क्योंकि अगर नींव हिली तो पूरी इमारत गिर सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसका दूसरा असर ये होता है कि आपकी क्लासेस भारी भरकम और कंफ्यूज हो जाती हैं। सोचिए, हमारी डॉक्टर क्लास का मुख्य काम क्या है? डॉक्टर की जानकारी रखना, उसकी स्पेशलाइजेशन, उसके मरीज वगैरह। राइट। लेकिन अब उसमें सैलरी कैलकुलेशन का लॉजिक भी आ गया। कल एचआर डिपार्टमेंट आएगा तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का लॉजिक भी उसी में डाल दिया जाएगा। फिर इंश्योरेंस वाले आएंगे तो वेरिफिकेशन का लॉजिक भी उसी में। धीरे धीरे हमारी डॉक्टर क्लास एक डॉक्टर की क्लास कम और एक खिचड़ी ज्यादा बन जाएगी। ये अपनी असली पहचान और जिम्मेदारी खो देती है। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि इससे एक और समस्या पैदा होती होगी। क्या? अगर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के नियम बदलते हैं तो मुझे डॉक्टर क्लास में भी बदलाव करना पड़ेगा, नर्स क्लास में भी, और अगर फार्मासिस्ट क्लास है तो उसमें भी। हाँ, यानी एक ही बिजनेस लॉजिक 3 अलग अलग जगहों पर बिखरा हुआ है। उसे ढूंढना और बदलना एक सिरदर्द बन जाएगा। एग्जैक्टली। उसे हम स्कैटर्ड लॉजिक कहते हैं, और ये मेंटेनेंस के लिहाज से एक नाइटमेयर है। आप एक बदलाव करने के लिए 10 फाइलें खोल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कोई एक जगह छूट न जाए। तो ये है वो जाल जिसकी बात आप कर रही थी। अब देखते हैं कि विजिटर पैटर्न हमें इससे कैसे निकालता है। हाँ, उस तीसरे रास्ते पर आते हैं। इसे समझने के लिए जो एनालॉजी आपके सोर्स मटेरियल में है वो मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा, कौन सी? विजिटर्स को ऐसे स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स की तरह सोचें जो आपके घर आकर काम करते हैं, यानी हाउस कॉल्स करते हैं। बिल्कुल। मेरे घर को ये जानने की जरूरत नहीं है कि बिजली का काम कैसे होता है या पानी का पाइप कैसे ठीक होता है। उसे बस एक दरवाजा चाहिए ताकि प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन अंदर आ सके और अपना काम कर सके। मेरे घर को एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। ये एनालॉजी इस पैटर्न की आत्मा है।
तकनीकी तौर पर देखें तो ये पैटर्न कहता है कि हर अलग काम के लिए एक अलग विजिटर ऑब्जेक्ट बनाओ। ओके। सैलरी कैलकुलेशन के लिए एक सैलरी विजिटर, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए एक परफॉर्मेंस विजिटर। ठीक है। अब जो हमारे मूल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे डॉक्टर और नर्स, उनमें हम सिर्फ एक मेथड जोड़ते हैं, एक्सेप्ट विजिटर। ये वही दरवाजा है। अच्छा। जब डॉक्टर ऑब्जेक्ट को सैलरी विजिटर मिलता है तो बस दरवाजा खोलकर कहता है, ये रही मेरी जानकारी, अब आप अपना काम कीजिए। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि लॉजिक पूरी तरह से उल्टा हो गया है। हाँ, पहले डॉक्टर ऑब्जेक्ट को पता था कि उस पर क्या क्या काम हो सकते हैं, अब ऑपरेशन यानी सैलरी विजिटर को पता है कि उसे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट के साथ कैसे काम करना है। बिल्कुल। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। बिल्कुल, ये एक गहरा वैचारिक बदलाव है। दरअसल विजिटर पैटर्न आपके कोर बिजनेस ऑब्जेक्ट्स को एक स्थिर संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह देखता है और नई ऑपरेशंस को संशोधनों मतलब अमेंडमेंट्स की तरह। आप संविधान को बदले बिना नए कानून जोड़ते रहते हैं। वाह। सैलरी विजिटर के अंदर ये ज्ञान होता है कि अगर मुझे डॉक्टर ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसकी सैलरी स्पेशलाइजेशन के आधार पर कैलकुलेट करनी है, और अगर मुझे नर्स ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसकी सैलरी शिफ्ट पैटर्न्स के आधार पर। अच्छा। सारा पेरोल लॉजिक एक ही विशेषज्ञ के पास एक ही जगह पर केंद्रित हो जाता है। चलिए इसे हमारे हॉस्पिटल वाले उदाहरण पर लागू करके देखते। हाँ जरूर। हमारे पास डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट क्लासेस हैं जो हमारे सिस्टम की नींव है। फाइनेंस टीम आती है और कहती है हमें सैलरी रिपोर्ट्स चाहिए। पारंपरिक दुनिया में हम तीनों क्लासेस को बदल देते, लेकिन अब विजिटर पैटर्न के साथ हम क्या करेंगे? हम अपनी कोर क्लासेस को हाथ भी नहीं लगाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। इसके बजाय हम एक नई स्वतंत्र क्लास बनाएंगे, सैलरी रिपोर्ट विजिटर। ओके। इस क्लास में सैलरी कैलकुलेशन का सारा लॉजिक होगा। इसके पास अलग अलग मेथड्स होंगे, जैसे विजिट डॉक्टर डॉक्टर, विजिट नर्स नर्स। जब ये विजिटर किसी डॉक्टर के पास जाता है तो ये उसकी स्पेशलाइजेशन और एक्सपीरियंस डेटा का उपयोग करके सैलरी निकालता है। जब नर्स के पास जाता है तो उसके शिफ्ट आवर्स का उपयोग करता है। सारा पेरोल लॉजिक एक ही जगह पर पेरोल एक्सपर्ट के पास है, यानी सैलरी रिपोर्ट विजिटर के पास। ठीक है, ये तो समझ आया। लेकिन कुछ महीनों बाद एचआर डिपार्टमेंट एक बिल्कुल अलग मांग लेकर आता है। उन्हें एक नया परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम चाहिए। अब क्या हम एक और विजिटर बनाएंगे? क्या हर छोटे मोटे काम के लिए एक पूरी नई क्लास बनाना ये कुछ ज्यादा नहीं है? नहीं, रुकिए। इससे तो हमारे प्रोजेक्ट पे क्लासेस की भरमार हो जाएगी। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। हाँ, हम एक और नई पूरी तरह से अलग क्लास बनाएंगे, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन विजिटर। एक और? हाँ, एक और हाँ, इससे क्लासेस की संख्या बढ़ेगी, लेकिन यहाँ हमें ट्रेड ऑफ को समझना होगा। कैसा ट्रेड ऑफ? इस नई क्लास का लॉजिक सैलरी विजिटर से बिल्कुल अलग होगा। ये डॉक्टर के लिए पेशेंट फीडबैक देखेगा, फार्मासिस्ट के लिए दवा की एक्यूरेसी और नर्स के लिए पेशेंट केयर आवर्स। अब सोचिए, क्या पेरोल के लॉजिक और एचआर के लॉजिक को एक ही डॉक्टर क्लास में मिलाना ज्यादा खतरनाक है या उन्हें दो अलग स्पेशलाइज्ड क्लासेस में रखना? बात तो सही है। विजिटर कार्डियन कहता है कि ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी उलझी हुई सादगी से बेहतर है। आपके पास भले ही 50 विजिटर क्लासेस हों, लेकिन हर एक का काम साफ तौर पर परिभाषित होगा। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। तो हम बस कॉम्प्लेक्सिटी को एक जगह से दूसरी जगह नहीं हटा रहे, बल्कि उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एक बड़ी उलझी हुई डॉक्टर क्लास की जगह अब हमारे पास कई छोटी फोकस्ड विजिटर क्लासेस हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि हमारी डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट क्लासेस 10 साल तक बिना एक लाइन बदले वैसी ही रह सकती हैं, जबकि हॉस्पिटल उसमें दर्जनों नए रिपोर्टिंग फीचर्स जोड़ता रहे। हाँ, थियोरेटिकली हाँ। ये तो कमाल का आइडिया है। यही इसका सबसे बड़ा लाभ है। कंसर्न्स का सेपरेशन शानदार तरीके से होता है। मेडिकल स्टाफ का डेटा अपनी जगह है, पेरोल का लॉजिक अपनी जगह और एचआर का लॉजिक अपनी जगह। सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेनेबल रहता है। हॉस्पिटल वाला उदाहरण तो समझ आता है, क्योंकि वो एक इंटरनल सिस्टम है जिसके नियम हम खुद तय करते हैं। लेकिन क्या ये पैटर्न तब भी काम करता है जब जटिलता बाहर से आ रही हो, जैसे कि ये दुनिया भर के टैक्स कानून जो हर साल बदलते रहते हैं? क्या ये वहां फेल नहीं हो जाएगा? ये एक बेहतरीन सवाल है और ये हमें हमारे दूसरे उदाहरण की ओर ले जाता है, जो इस पैटर्न का असली स्ट्रेस टेस्ट है। ओके। एक इंटरनेशनल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है। सोर्स मटेरियल में जो बताया गया है वो असल दुनिया की सच्चाई है। अमेरिका में हर स्टेट का अपना सेल्स टैक्स है। हाँ। यूरोप में वैट के अलग अलग रेट्स हैं जो किताबों और खाने जैसी चीजों पर कम हो सकते हैं। कनाडा में जीएसटी के साथ साथ प्रोविंशियल टैक्स भी है। बाप रे। अगर हम ये सारा टैक्स लॉजिक अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, फूड
जैसी प्रोडक्ट क्लासेस के अंदर डालने की कोशिश करें तो ये कोड मेंटेन करना लगभग असंभव हो जाएगा। हाँ, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में कैलकुलेट यूएस टैक्स, कैलकुलेट यूवी वैट, कैलकुलेट जापानीज टैक्स जैसे अनगिनत मेथड्स होंगे। और हर मेथड के अंदर देशों और राज्यों के हिसाब से इफ एल्स कंडीशंस की भरमार होगी। ये तो वाकई एक नाइटमेयर है। और विजिटर पैटर्न इस नाइटमेयर को एक बहुत ही व्यवस्थित सपने में बदल देता है। कैसे? यहाँ भी वही सिद्धांत लागू होता है। प्रोडक्ट क्लासेस को टैक्स के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके बजाय हम हर क्षेत्र के लिए एक अलग टैक्स विजिटर बनाते हैं। यूएस टैक्स विजिटर, EU VAT विजिटर, कनेडियन टैक्स विजिटर। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपना टैक्स खुद फाइल करने की कोशिश करें और सारे नियम सीखें, या फिर आप बस एक सीए को अपने सारे कागजात दे दें। एग्जैक्टली, जो ये काम प्रोफेशनली करता है। विजिटर पैटर्न आपकी क्लासेस को एक सीए देता है। तो जब जर्मनी का कोई ग्राहक चेकआउट करता है तो सिस्टम EU VAT विजिटर का इस्तेमाल करता है और वो विजिटर कार्ट में मौजूद हर आइटम के पास जाकर यानी उसे विजिट करके उस पर लागू होने वाला टैक्स कैलकुलेट करता है। बिल्कुल, और वो EU VAT विजिटर एक टैक्स एक्सपर्ट की तरह काम करता है। अच्छा। जब उसे कार्ट में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिलता है तो वो जानता है कि जर्मनी में इस पर 19% VAT लगाना है। जब उसे कोई किताब मिलती है तो वो जानता है कि इस पर 7% का रिड्यूस्ड VAT लगाना है। अगर कैलिफोर्निया का कोई ग्राहक है तो US टैक्स विजिटर इस्तेमाल होगा, जिसे पता है कि ग्रोसरी पर टैक्स नहीं लगता लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगता है। तो अगर कल कनाडा अपने टैक्स कानून बदलता है तो डेवलपर्स को सिर्फ कैनेडियन टैक्स विजिटर क्लास को अपडेट करना है, बस। किसी भी प्रोडक्ट क्लास को छूने की भी जरूरत नहीं है। एक भी नहीं। यही इसकी खूबसूरती है। आपका प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट यूनिवर्सल रहता है। राइट। टैक्स का सारा जटिल बदलने वाला लॉजिक अलग अलग विजिटर्स में सीमित रहता है। और ये सिर्फ टैक्स तक सीमित नहीं है। अच्छा। आप एक शिपिंग कॉस्ट विजिटर बना सकते हैं जो वजन, दूरी और इंपोर्ट ड्यूटी के हिसाब से शिपिंग कैलकुलेट करें। आप एक रिकमेंडेशन विजिटर बना सकते हैं जो पूरे कार्ट को देखकर नए प्रोडक्ट सुझाए। वाओ। आपके कोर प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट्स हमेशा सरल और स्टेबल रहते हैं, जबकि आप उन पर अनगिनत नई सामर्थ्यता जोड़ते जाते हैं। ये सब सुनने में तो एक मैजिक बुलेट जैसा लगता है। क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां विजिटर पैटर्न का इस्तेमाल करना एक बुरा विचार हो सकता है? क्योंकि हर टूल हर काम के लिए नहीं होता। आपने बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है। ये बिल्कुल भी मैजिक बुलेट नहीं है और इसके अपने ट्रेड ऑफ्स हैं। विजिटर पैटर्न की सबसे बड़ी ताकत ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ये इस धारणा पर काम करता है कि आपके ऑब्जेक्ट्स की संरचना स्थिर है, यानी डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट का सेट नहीं बदलेगा। ओके। लेकिन सोचिए, अगर आपको एक नई भूमिका जैसे फिजिशियन असिस्टेंट को सिस्टम में जोड़ना पड़े तो क्या होगा? जैसे ही आप ये नई क्लास जोड़ेंगे, आपको अपनी हर एक विजिटर क्लास, मतलब सैलरी विजिटर, परफॉर्मेंस विजिटर, इंश्योरेंस विजिटर आदि में जाकर उसे हैंडल करने के लिए कोड जोड़ना पड़ेगा। अरे बाप। अगर आपके पास 50 विजिटर्स हैं तो आपको 50 फाइल्स में बदलाव करना होगा। तो ये पैटर्न तब चमकता है जब ऑब्जेक्ट्स स्थिर हों और ऑपरेशंस बदल रहे हों। एकदम सही। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स ही बार बार बदल रहे हों तो ये पैटर्न फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। एकदम सही। ये इसका एक्यूलीज हील है। दूसरा, छोटे और सरल सिस्टम्स के लिए ये ओवरकिल हो सकता है। अच्छा। अगर आपके पास सिर्फ 2-3 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं और उन पर बस 1-2 ही ऑपरेशंस होते हैं, तो विजिटर पैटर्न को लागू करना बेवजह की जटिलता जोड़ना होगा। हर चीज के लिए एक भारी भरकम टूल का इस्तेमाल करना बुद्धिमानी नहीं है। बिल्कुल सही। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमें इस पैटर्न का इस्तेमाल कब करना चाहिए? अगर हम अपनी पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ आदर्श स्थितियां उभर कर आती हैं। पहली, जैसा हमने अभी बात की, जब आपके पास क्लासेस का एक स्थिर समूह हो, जैसे हॉस्पिटल के स्टाफ रोल्स या ई-कॉमर्स के प्रोडक्ट प्रकार। ओके। दूसरी, जब आपको इन स्थिर ऑब्जेक्ट्स पर कई अलग अलग और लगातार बदलने वाली ऑपरेशंस करनी हो, जैसे रिपोर्टिंग, टैक्स वैलिडेशन। राइट। तीसरी, जब आप एक जैसे ऑपरेशंस के लॉजिक को एक जगह रखना चाहते हो, न कि 10 अलग अलग प्रोडक्ट क्लासेस में बिखेरना। और चौथी, जब आप अलग अलग एक्सपर्टीज को मिलाना नहीं चाहते। मतलब पेरोल का लॉजिक HR के लॉजिक से अलग रहना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो विजिटर पैटर्न एक असाधारण रूप से शक्तिशाली टूल है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि विजिटर पैटर्न हमारे ऑब्जेक्ट्स को सरल, केंद्रित और अपनी मुख्य जिम्मेदारी पर फोकस करने देता है। हाँ। ये बाकी सारे कामों को स्पेशलाइज्ड विजिटर्स यानी विशेषज्ञों पर छोड़ देता है। ये जटिलता को संभालने और ऐसे सिस्टम्स बनाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है जो समय के साथ अडैप्ट कर सके,
बिना अपनी नींव को खोए। बिल्कुल, और ये हमें एक बड़े विचार की ओर ले जाता है। हमने देखा कि ये पैटर्न कैसे ऑपरेशंस यानी काम को डेटा यानी जानकारी से अलग करता है। ये सोचने में मजबूर करता है कि सॉफ्टवेयर के अलावा अन्य जटिल प्रणालियों में ये विजिटर वाली सोच, एक स्टेबल स्ट्रक्चर पर विशेष विशेषज्ञता लाना और कहाँ-कहाँ मुश्किल समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है। जैसे कि चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, कानूनी ढांचा हो या फिर किसी कंपनी की संगठनात्मक संरचना ही क्यों न हो, ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।